एपिसोड 466। लोग जो जाने की तैयारी कर रहे थे इस दृश्य से पूरी तरह हैरान रह गए। वो रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और बढ़ती जा रही थी। धमाका, एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी और काला प्रकाश का गोला टुकड़ों में बिखरने लगा। खटाक, 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर, जिसके बारे में कहा जाता था कि उससे बचना असंभव है, वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और इस चमक के नीचे था शिवम का अमर शरीर। शिवम, जो ब्रह्मांडीय रूप में था, रात के अंधेरे में विश्वास की रोशनी के साथ एक अजेय युद्ध देवता की तरह चमक रहा था। शिवम जोर जोर से हौंफते हुए मनमोहन को ठंडी नजरों से देख रहा था। ये जादू वाकई मुझे बहुत परेशान कर गया, शिवम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए ठंडे लहजे में कहा। अगर उसके पास दैवीय ड्रैगन की शक्ति न होती तो वो आज यहाँ मर चुका होता। एक शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर और आधे कदम मार्शल मार्क्विस के बीच का अंतर कुछ ज्यादा ही था। हालांकि शिवम के पास दैवीय ड्रैगन की शक्ति, 5वां पर्वत और दैवीय रैंक कल्टीवेशन तकनीक थी, फिर भी वो 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर से लगभग मर ही गया था। ये कैसे संभव है? मनमोहन का चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया। 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर उसका आखिरी हथियार थी। अब जबकि ये मुहर टूट चुकी थी, और क्या चीज शिवम को रोक सकती थी? तुम तो सिर्फ एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर हो, फिर तुम में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मनमोहन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। शिवम ने ठंडा सा मुस्कान दिया। मैंने कहा था, अगर मैं आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रखता हूं तो मैं तुम्हें 3 सेकंड में मार डालूंगा। ये शब्द सभी के कानों में गूंजे। किसी ने भी इन शब्दों की सच्चाई पर शक नहीं किया। शिवम ने, एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के रूप में, मनमोहन को इस हद तक मजबूर कर दिया था। ये सब कुछ बयान कर रहा था। अब मेरी बारी है। शिवम ने ब्रह्मांडीय रूप को बुलाया और ठंडे लहजे में कहा। विशाल आकृति, जो बहुत ही दबावपूर्ण थी, पलक झपकते ही मनमोहन के सामने पहुंच गई। मनमोहन स्वाभाविक रूप से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और आखिरी सांस तक लड़ने की ठानी। लेकिन ब्रह्मांडीय रूप में शिवम का शारीरिक शरीर कितना शक्तिशाली था, मनमोहन उसकी तुलना कैसे कर सकता था? संपर्क के पल में ही मनमोहन की हड्डियां चटक गईं। उसका शरीर हवा में एक पर्वलय बनाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। धमाका, शिवम ने अपनी विशाल हथेली लहराई और एक प्रकाश की किरण सीधे झील की ओर बढ़ी। पल भर में झील में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और पूरा इलाका खंडहर में बदल गया। मनमोहन बड़ी मुश्किल से खंडहरों से बाहर निकला। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका शारीरिक शरीर टूटने की कगार पर था। उसका आधा शरीर पहले ही उड़ चुका था। इतनी भारी चोटों के साथ मनमोहन में अब और प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं बची थी। शिवम, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, मनमोहन ने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन वो लाचार था। उसे जवाब में सिर्फ एक बेहद तेज मुक्का मिला। धमाका, मनमोहन की सारी हड्डियां लगभग चूर चूर हो गईं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ पूरी तरह खामोश थी। सभी इस दृश्य को देख रहे थे, जैसे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को हरा दिया। इतिहास में ये पहली बार है ना? यहाँ तक कि रेहान और रौनक भी अपने समय में ऐसा नहीं कर पाए थे। रेहान ने खुद अफसोस जताया, अगर मैंने अपनी स्थिति को जबरदस्ती आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के शीर्ष पर दबाया होता तो मैं शिवम का मुकाबला नहीं कर पाता। अगर वो आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रख लेता है तो वो कितना अजेय होगा। अगर वो मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रख लेता है तो इस दुनिया में शायद कुछ भी उसे रोक नहीं पाएगा। ऐसी ऊंची प्रशंसा ने उनके शिष्य को चौंका दिया। हालांकि रेहान ने शिवम की कई बार तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने कभी इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कही थी। शिवम, तुम्हें मरना चाहिए। दूर में मनमोहन बड़ी मुश्किल से खंडहरों से बाहर निकला। वो, जो संभावना रैंकिंग में नंबर 1 था, अब इस हालत में पहुंच गया था। मनमोहन, जिसने आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रखा था, ने सोचा था कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा और अपने परिवार को मध्य मैदानों का नंबर 1 परिवार बनाएगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही उसने कदम रखा, उसे हार का सामना करना पड़ेगा। अंत में उसे एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने हरा दिया। उसकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गई थीं। पीछे हटो, अगर ये ऐसे ही चला तो तुम यहीं मर जाओगे। मनमोहन के दिमाग में वो कर्कश आवाज गूंजी। मनमोहन ने दांत पीस लिए। उसने शिवम को गुस्से से घूरा और अनिच्छा से कहा, मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। शिवम, मैं तुम्हें देर सबेर मार डालूंगा। मुझे डर है कि तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। शिवम की आंतरिक ऊर्जा और खून जल रहा था। उसका सुनहरा शरीर अचानक हिल गया और एक भयानक आंतरिक ऊर्जा ने तुरंत मनमोहन को उड़ा दिया। मनमोहन ने और टकराव की हिम्मत नहीं की। उसने धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया, जैसे कि वो कोई जादू कर रहा हो। फिर उसके हाथ में एक जादुई हथियार दिखाई दिया, जो एक कमांड ध्वज की तरह लग रहा था। एक और स्थानिक टेलीपोर्टेशन जादुई हथियार। शिवम का चेहरा ठंडा हो गया। पिछली बार मनमोहन ने इसी तरीके से भाग निकला था।
मुझे डर है कि वो आज भाग जाएगा। रेहान ने भी मनमोहन के हाथ में कमांड ध्वज को पहचान लिया और सिर हिलाकर अफसोस जताया। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर एक लोहे के टावर की तरह विशाल था। पल भर में शिवम के शरीर पर सुनहरा प्रकाश उसकी हथेली में एकत्र होने लगा। उसके शरीर की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और शिवम की हथेली में सुनहरे प्रकाश की धारियां अचानक दिखाई दी। मैं भी तुम्हारी 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर को आजमाऊंगा। शिवम ने सुनहरे प्रकाश को अपने हाथों में पकड़ा और उसके मुंह के कोने ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। शिवम वाकई मनमोहन की कल्टीवेशन तकनीक का इस्तेमाल करके मनमोहन को रोकना चाहता था। वो भी 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर जानता है। रेहान के शिष्य ने हैरानी से चिल्लाकर कहा। रेहान, जो उनके बगल में था, भी हैरानी से देख रहा था। उसके बूढ़े चेहरे पर आश्चर्य था। वो तो थोड़ा उत्साहित भी था। इस युवा शिवम ने उन्हें बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। नहीं, तभी रेहान को अचानक कुछ समझ आया। उसने हैरानी से कहा, शिवम, उसने इसे मौके पर ही सीख लिया। मौके पर सीख लिया, इसका क्या मतलब है? उनके शिष्य को रेहान का मतलब समझ नहीं आया। रेहान ने उत्साह से कहा, वो 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर को बिल्कुल नहीं जानता। उसने मनमोहन की तकनीक के जरिए इसे मौके पर ही समझ लिया। इतने कम समय में ऐसी तकनीक को समझ लेना, क्या ये संभव था? तुम्हें 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर कैसे पता? जब मनमोहन ने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शिवम ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने इसे बस तुमसे सीखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कामयाब होगा या नहीं। शिवम की पुष्टि सुनकर सभी पूरी तरह अवाक रह गए। शिवम ने वाकई इस तकनीक को मौके पर ही सीख लिया था। मनमोहन बेहद हैरान था। उसने 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर को समझने में कई साल लगाए थे, लेकिन शिवम ने इतने कम समय में इसे समझ लिया। शिवम की हथेली में सुनहरा प्रकाश और चमकदार होता गया और उसके शरीर पर सुनहरा प्रकाश पूरी तरह से फीका पड़ गया। जैसे ही शिवम की हथेली आगे बढ़ी, ये प्रकाश मनमोहन की ओर कुचलने लगा। जैसे ही वो इसके संपर्क में आया, मनमोहन को अपने कंधों पर एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना जादुई हथियार निकाला और उस प्रकाश का विरोध करने की कोशिश की। कट, लेकिन जादुई हथियार टूट गया और प्रकाश नीचे की ओर बढ़ता रहा। मनमोहन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो लगातार अपने जादुई हथियार फेंकता रहे। 1, 2, 3 कई आध्यात्मिक हथियार इस प्रकाश से टूट गए। जब तक मनमोहन ने अर्थ फ्लास्क नहीं निकाला, तब तक वो आखिरकार इस प्रकाश का विरोध कर पाया। हालांकि प्रकाश मनमोहन को दबा नहीं सका, लेकिन उसने जल्दी ही उसके शरीर को निगल लिया। अंधेरे में सुनहरा प्रकाश चमक रहा था और सभी इस दृश्य को देख रहे थे। शिवम भी ऐसा ही था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन एक पल बाद उसने सिर हिलाया। आखिरकार, मैंने इसे अभी अभी सीखा है, तो इसमें कुछ कमी रह गई। शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। सभी शिवम को भ्रमित नजरों से देख रहे थे, जैसे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिवम का मतलब क्या था। खटाक, तभी प्रकाश अचानक टूट गया। सबके सामने जो दिखाई दिया वो एक गहरा काला गुफा का प्रवेश द्वार था। गुफा का प्रवेश द्वार सिर्फ एक पल के लिए दिखा और फिर जल्दी से गायब हो गया। और मनमोहन, वो पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। वो भाग गया। शिवम ने आह भरी। शिवम ने 4 प्रतीकों की राक्षसी मुहर को पूरी तरह से समझा नहीं था। उसने सिर्फ इसका उपयोग करने की कोशिश की थी, तो स्वाभाविक रूप से वो असफल रहा। वरना मनमोहन को भागने का मौका ही नहीं मिलता। एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने इतना पीट दिया कि वो भाग गया। मनमोहन वाकई बुरी तरह हार गया। शिवम एक अनोखा इंसान है। अगर ये लड़का आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच गया तो उसे कौन रोक सकता है। उन्हें लगा था कि शिवम के पास नील के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन अब उनकी राय बदल गई थी। एक बार जब शिवम आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच जाएगा तो शायद नील ही हारने वाला होगा। चलो, रेहान ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। बाकी लोग एक एक करके आगे आए और शिवम को बधाई दी। मिस्टर शिवम वाकई दुनिया में बेजोड़ हैं। तुमने आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर की ताकत से एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को हरा दिया। तुम इतिहास में पहले इंसान हो। मिस्टर शिवम वाकई एक भगवान हैं। दूर में एक कैमरा शिवम की ओर इशारा कर रहा था। कैमरा बहुत दूर था और सिर्फ एक धुंधला सा आकार ही कैप्चर कर पा रहा था। शिवम ने कैमरे की दिशा में देखा और धीरे से कहा, मैं अपनी खुद की सेक्ट स्थापित करने का इरादा रखता हूं। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। ये विचार शिवम के दिमाग में लंबे समय से था। अब सबसे अच्छा मौका था। मैं सभी से वादा करता हूं कि मैं सभी को पर्याप्त संसाधन दूंगा, शिवम ने धीरे से कहा। बस तुम में प्रतिभा होनी चाहिए। मैं सभी को 1 साल के अंदर आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर बना सकता हूं। इन शब्दों ने तुरंत अनगिनत लोगों को लुभाया। 1 साल में आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर बनना, यहां तक कि शीर्ष सेक्ट्स और कुलीन परिवार भी ऐसी गति हासिल नहीं कर सकते थे।
मिस्टर शिवम, क्या तुम सच कह रहे हो? किसी ने उत्सुकता से पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सच। जुनैद, जो उनके बगल में था, तुरंत कूदकर बोला, मिस्टर शिवम दैवीय कीमियागर मंडप के एक एल्डर हैं और उनके पास बैंगनी आध्यात्मिक आग है। उनकी विश्वसनीयता की गारंटी है। हालांकि ऐसा था, फिर भी कोई जल्दी में फैसला लेने के मूड में नहीं था। आखिरकार शिवम के शब्दों पर जरूरी नहीं कि भरोसा किया जाए। इसके अलावा उसके बहुत सारे दुश्मन थे। मिस्टर शिवम, हम वापस जाकर इस पर विचार करेंगे, सभी ने एक एक करके कहा। शिवम ने स्वाभाविक रूप से इसे जबरदस्ती नहीं किया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इतना कहने के बाद शिवम ने जुनैद, इंदु, दीपांकर और बाकियों की ओर देखा। चलो, शिवम ने कहा। उन कुछ लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया और शिवम के पीछे पीछे यांग झील से बाहर निकल गए। ... मनमोहन एक सांस में दर्जनों मील भागा, तब जाकर वो रुकने और आराम करने की हिम्मत कर पाया। शिवम, उसे मारना ही होगा, मनमोहन ने दर्द में कहा। वो पहले ही वाटर राइम टावर का रहस्य जान चुका है। मुझे डर है कि वाटर राइम टावर को अब नहीं रखा जा सकता। मनमोहन के दिमाग में वो कर्कश आवाज गूंजी। मनमोहन ने दांत पीस लिए और गुस्से में कहा, वाटर राइम टावर कभी भी शिवम के हाथों में नहीं जाना चाहिए। चूंकि मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, तो मैं इसे पूरी दुनिया के सामने घोषित कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि शिवम वाटर राइम टावर को कैसे रख पाएगा। मनमोहन बेहद गुस्से में था। उसने मूल रूप से शिवम को हराकर दुनिया को दिखाना चाहा था कि वो पहले ही आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच चुका है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पलड़ा उलझ जाएगा। न केवल वो अपनी ताकत दिखाने में नाकाम रहा, बल्कि वो एक मजाक बन गया। एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर से हार गया। मुझे डर है कि तुम भी इतिहास में पहले इंसान हो। उसके दिमाग में वो कर्कश आवाज गूंजी। चुप रहो, मनमोहन ने गुस्से में डांटा। शिवम, बस इंतजार करो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मनमोहन की आंखों में एक क्रूर चमक थी। ... इस समय मार्शल आर्ट्स फोरम में भी हंगामा मच गया था। वीडियो पहले ही पूरे फोरम में फैल चुका था और लगभग हर कोई इस लड़ाई की चर्चा कर रहा था। शिवम, जो आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के शीर्ष पर था, ने मनमोहन को हरा दिया। ऐसा शानदार युद्ध रिकॉर्ड लोगों के दिमाग को उड़ा रहा था। शिवम हमेशा हमें आश्चर्य देता है। हाँ, वो स्वर्ग की सीढ़ी पर जबरदस्ती चढ़ने वाला पहला इंसान है, दिल्ली के कुलीन परिवारों को चुनौती देने वाला पहला और आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के दायरे में आधे कदम मार्शल मार्क्विस को हराने वाला पहला। अब मुझे लगता है कि डरने वाला नील होना चाहिए, है ना? हा, दिल्ली का भट्ट परिवार। इस समय भट्ट परिवार का बाप बेटा स्टडी में बैठा था और उनके चेहरों पर उदासी छाई थी। मनमोहन वाकई हार गया, मनोज ने ठंडे लहजे में कहा। इतना कहने के बाद उसने नील की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, शिवम ने एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर के रूप में एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को हरा दिया। क्या तुम अब भी सोचते हो कि शिवम कोई खतरा नहीं है? नील ने अनिच्छा से कहा। पापा, मनमोहन का मुझसे क्या मुकाबला? मनोज ने नील के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ना समझ, भले ही मनमोहन तुम्हारा मुकाबला न कर सके, लेकिन आप दोनों में कितना अंतर है? मनोज ने ठंडे लहजे में कहा। अगर शिवम 9 सितंबर से पहले आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच गया, तो तुम्हारे पास उसे हराने का क्या मौका होगा? नील कुछ कह नहीं सका। जैसा कि मनोज ने कहा, अगर शिवम वाकई आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच गया, तो हारने वाला वही होगा। मैं अभी एकांतवास में जा रहा हूं। नील अचानक खड़ा हो गया। 9 सितंबर से पहले मैं मार्शल मार्क्विस के दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद नील ने सिर घुमाया और भट्ट परिवार से बाहर निकल गया, सीधे दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ओर बढ़ गया। मनोज ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने बुदबुदाया, हमें कुछ उपाय करने होंगे। हम शिवम को अपनी ताकत बढ़ाने नहीं दे सकते। ... दिल्ली राठौर परिवार। आशुतोष का सैन्य सलाहकार उनके बगल में खड़ा था। उसके हाथ में एक फोन था। फोन पर चल रहे वीडियो में शिवम और मनमोहन की लड़ाई थी। वीडियो का कंटेंट देखते हुए आशुतोष का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था। मिस्टर राठौर, शिवम अब हमारे नियंत्रण से बाहर है, सैन्य सलाहकार ने बगल से कहा। आशुतोष ने अपने सिगार का एक कश लिया और ठंडी हंसी हंसा। उसकी प्रगति की गति वाकई मेरी सोच से ज्यादा तेज है। बस प्रगति की गति ही नहीं। सैन्य सलाहकार ने सिर हिलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर की ताकत से एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को हरा दिया। आशुतोष ने कुछ नहीं कहा। वो खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट था, तो उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि एक शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर और एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस के बीच का अंतर क्या होता है। अगर वो आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रख लेता है, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सैन्य सलाहकार ने हल्की सी आह भरी। आशुतोष ने सैन्य सलाहकार की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, तो क्या अगर उसमें मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा है? वो बस एक मार्शल आर्टिस्ट है।
इस युग में अब वो समय नहीं रहा जब मार्शल आर्ट्स का राज था। मैं अपनी उंगलियां हिलाकर उसे कभी भी मार सकता हूं। ये थी धन की ताकत। इस युग में भले ही तुम में कितनी भी बड़ी क्षमता हो, धन से मुकाबला करना मुश्किल था। सैन्य सलाहकार ने हल्की सी आह भरी और कहा, प्रेसिडेंट राठौर, मैं इससे इनकार नहीं करता। अभी शिवम वाकई राठौर परिवार की स्थिति को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर वो आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच गया तो क्या होगा? अगर वो मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रख लेता है तो दुनिया में कौन उसे चोट पहुंचा सकता है? आशुतोष ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं समझी? मैंने कहा, इस युग में एक मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। सैन्य सलाहकार थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, अगर वो आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच गया तो वो निश्चित रूप से सैन्य जिले का ध्यान आकर्षित करेगा। अगर सैन्य जिले ने उसे कोई आधिकारिक पद दे दिया तो राठौर परिवार को उसे छूने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। आशुतोष ने कुछ नहीं कहा। जैसा कि सैन्य सलाहकार ने कहा, अगर शिवम वाकई एक अधिकारी बन गया तो उसे छूना आसान नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? आशुतोष ने सैन्य सलाहकार की ओर देखा और पूछा। सैन्य सलाहकार ने कहा, मोनिका की शादी का दिन नजदीक है। अब कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्यों न हम इसे प्रकृति के हवाले कर दें? आशुतोष की भौहें सिकुड़ गईं। सैन्य सलाहकार ने आगे कहा, अगर शिवम वाकई शादी में दिखाई देता है तो चाहे कुछ भी हो, हम उसे दिल्ली से नहीं जाने दे सकते। बेशक अगर यंग मास्टर नील उसे मौके पर ही मार डाल सके तो वो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। इतना कहने के बाद सैन्य सलाहकार ने अचानक कहा, मिस्टर राठौर, मुझे लगता है कि यंग मास्टर शायद शिवम से डरने वाला नहीं है। यंग मास्टर से उनका मतलब था आशुतोष के बेटे कपिल। वो वर्तमान में इंडिया की युवा पीढ़ी की रैंकिंग बोर्ड पर नंबर 1 था। लेकिन आशुतोष ने सिर हिलाया और कहा, मेरा ये बेटा हमेशा से दुनिया से अलग थलग रहा है और ऐसी लड़ाइयों में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। सैन्य सलाहकार ने हल्की सी मुस्कान दी। पिछली बार जब नीतिका को शिवम ने थप्पड़ मारा था तब भी कपिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, तो इस बार की बात तो छोड़ ही दो। आशुतोष ने हाथ हिलाया और कहा, जाओ और मनोज को बता दो कि वो अपने बेटे का समय अच्छे से इस्तेमाल करे। चाहे कुछ भी हो, उसे 9 सितंबर को शिवम को मारना ही होगा। हाँ प्रेसिडेंट राठौर, सैन्य सलाहकार ने हल्के से सिर हिलाया। इसके अलावा भट्ट और राठौर परिवारों ने भी चुपके से तैयारियां शुरू कर दी ताकि कोई हादसा न हो। ... जब से शिवम ने आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर की ताकत से मनमोहन को हराया, शिवम का नाम फैल गया। सभी बड़े छोटे कुलीन परिवारों और सेक्ट्स को पता था कि जैसलमेर से एक जीनियस निकला है जिसने आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर की ताकत से एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को हरा दिया। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स फोरम भी शिवम की ताकत का अनुमान लगा रहा था कि अगर वो आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच गया तो क्या होगा। अंत में सभी ने एकमत होकर मूल्यांकन दिया। एक बार जब शिवम आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंच जाएगा, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इस समय शिवम लिविंग रूम में बैठा था। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत फिगर वाली महिला लेटी थी। मास्टर, मिस नताशा को क्या हुआ? जुनैद ने बगल से पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी ठीक नहीं पता। इंदु आगे बढ़ी। उसने नताशा के शरीर को चेक करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने भी सिर हिलाया। इंदु, मैं नताशा की देखभाल तुम्हें सौंपता हूँ, शिवम ने इंदु से कहा। इंदु ने सिर हिलाया और कहा, शिवम, मैं समझ गई। मिस्टर शिवम, तुम कहाँ जा रहे हो? जुनैद ने बुदबुदाकर पूछा। शिवम ने कहा, कल्टीवेशन। 9 सितंबर तक अब सिर्फ 1 महीना बाकी था। शिवम को उससे पहले आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रखना ही था। इसके अलावा होंग यी सेक्ट की भी चिंता थी। उनके द्वारा भेजे गए 10 आधे कदम मार्शल मार्क्विस कभी भी सामने आ सकते थे। अगर शिवम जैसलमेर में रहता रहा तो वो निश्चित रूप से मुसीबत को आकर्षित करेगा। मुझे शायद कुछ समय के लिए कहीं और जाना पड़े। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। शिवम ने इंदु और जुनैद की ओर देखा। अगर कुछ हो तो तुम दीपानकर के पास जा सकते हो। अगर वाकई कोई रास्ता न बचे तो तुम दैवीय किमियागर मंडप वापस जा सकते हो। शिवम का गंभीर चेहरा देखकर दोनों ने और सवाल करने की हिम्मत नहीं की। वो बस लगातार सिर हिलाते रहे। आने वाले समय में शिवम को हर तरह से आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंचने की कोशिश करनी थी। इस समय शिवम का दायरा पहले से ही पर्याप्त था। अगर उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा या अंधेरी ऊर्जा होती तो आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में पहुंचना कोई समस्या नहीं होती। सोच विचार के बाद शिवम ने असम जाने का फैसला किया। वाटरआइम टावर का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा था और वाटरआइम टावर में निश्चित रूप से कोई रहस्य छिपा था। एक अकेले टावर का प्रभाव प्रबुद्धता चाय जैसा होना असंभव था। पिछली बार समय की कमी के कारण शिवम वाटरआइम टावर के रहस्य का पता नहीं लगा पाया था। इस बार उसे हर हाल में वाटरआइम टावर में छिपे रहस्य को खोजना था। गुड़गांव।
ये जगह दिल्ली के बहुत करीब थी, लेकिन भू आकृति बहुत अलग थी। और गुड़गांव में एक दूरस्थ मैदान में एक बहुत बड़ा सेक्ट था। हालांकि इसे सेक्ट कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ये एक कंपनी की तरह था। इसमें न केवल ऊंची इमारतें थीं, बल्कि इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। ये जगह थी उत्तर की सबसे बड़ी सेक्ट, सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट। और इसके पीछे थी राठौर परिवार की हवेली। सेक्ट में एक युवा घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसके सामने एक विशाल पीली गुलाब की लकड़ी की कुर्सी पर एक इंडियन ट्यूनिक सूट पहने एक बूढ़ा व्यक्ति चाय पी रहा था। मनमोहन, मध्य मैदानों में नंबर 1, बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। मुझे याद है कि सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट ने तुम्हें एक बार निमंत्रण भेजा था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया था। क्या अब शिवम से हारने के बाद तुम सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? मनमोहन खड़ा हुआ और सिर हिलाया। एल्डर महंत, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट की मदद करने आया हूँ। एल्डर महंत के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलकी। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट की मदद? मनमोहन, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे? एल्डर महंत ने ठंडे लहजे में कहा। मनमोहन घबराया नहीं। उसने उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, मेरे पास एक खजाना है जो लोगों को कम समय में उनकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने में मदद कर सकता है। शिवम और मैंने इसी खजाने की वजह से इतने कम समय में इस दायरे तक पहुंचा। एल्डर महंत, तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि इस खजाने का सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के लिए क्या मतलब है। मनमोहन ने जो जानकारी दी थी वो स्वाभाविक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के एक उच्च स्तरीय सदस्य के रूप में एल्डर महंत कोई मूर्ख नहीं था। वो बहुत सावधान था। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? एल्डर महंत ने आंखें सिकोड़कर पूछा। मनमोहन ने उदासीनता से जवाब दिया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मान लो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। इतना कहकर मनमोहन मुड़ा और जाने वाला था। मनमोहन, तभी एल्डर महंत ने अचानक चिल्लाया। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम सोचते हो कि आधे कदम मार्शल मार्क्वेस के दायरे में पहुंचने की वजह से तुम सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट को चुनौती दे सकते हो? मनमोहन मुड़ा और उदासीन मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट में मार्शल मार्क्वेस हैं, लेकिन एल्डर महंत, तुम तो मार्शल मार्क्वेस नहीं हो, है ना? एक आधे कदम मार्शल मार्क्वेस के रूप में मुझे तुमसे डर नहीं लगता। फिर मनमोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाए और आगे कहा, यहाँ कोई भी मुझ पर हाथ डालने में सक्षम नहीं लगता। एल्डर महंत का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने मनमोहन को ठंडी नजरों से देखा और कहा, युवा, खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। इतना कहकर एल्डर महंत ने अपनी बड़ी हथेली लहराई और एक तेज आंतरिक शक्ति मनमोहन की ओर बढ़ी। मनमोहन घबराया नहीं। उसने ठंडी हंसी हंसी और अपनी हथेली उठाकर उसका सामना किया। धमाका! अचानक हॉल में एक विस्फोटक आवाज गूंजी। एल्डर महंत की हथेली तुरंत हवा में गायब हो गई। मनमोहन ने कुछ गर्व के साथ कहा, एल्डर महंत, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। एल्डर महंत ने ठंडे लहजे में कहा, बहुत घमंड करने से मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, मनमोहन ने उदासीनता से कहा। घमंडी मनमोहन मूल रूप से अपनी खुद की सेक्ट स्थापित करना चाहता था और सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट को टक्कर देने या उससे भी आगे निकलने वाला बनना चाहता था। हालांकि अब वो शिवम से हार चुका था, लेकिन इससे उसकी महत्वाकांक्षा नहीं बदली। लेकिन एल्डर महंत ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपने हाथ पीछे किए और धीरे से कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट में बकवास कर सकते हो? मनमोहन चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट उत्तर में नंबर 1 सेक्ट की स्थिति को कैसे मजबूती से बनाए रखता है, एल्डर महंत ने चिल्लाकर कहा। अचानक हॉल के चारों ओर से प्रकाश की किरणें आईं। 4 अलग अलग दिशाओं से शक्तिशाली दबाव निकला। हॉल के 4 कोनों में हथियार लटके हुए थे। बजा! जैसे ही दबाव आया, मनमोहन को अचानक लगा जैसे उसके ऊपर भारी बोझ पड़ गया हो। उसका शरीर नरम पड़ गया और एक धप की आवाज के साथ वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मनमोहन ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि इस शक्ति का विरोध करना असंभव था। ये एक मार्शल मार्क्वेस का हथियार है। प्रतिरोध करना छोड़ दो। मनमोहन के दिमाग में वो कर्कश आवाज गूंजी। हालांकि मार्शल मार्क्वेस का हथियार सिर्फ एक हथियार था, लेकिन उसमें मार्शल मार्क्वेस की शक्ति का एक अंश था। ये निश्चित रूप से वो चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक आधे कदम मार्शल मार्क्वेस कर सकता था। दबाव अभी भी बढ़ रहा था और मनमोहन का शरीर कुचलने की कगार पर था। एल्डर महंत, मुझे पता है कि मैं गलत था, मनमोहन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। एल्डर महंत ने हाथ हिलाया और चारों किरणें गायब होने लगीं। मनमोहन, अब तुम्हें अंतर समझ आया, एल्डर महंत ने ठंडे लहजे में कहा। मनमोहन ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि आधे कदम मार्शल मार्क्वेस और मार्शल मार्क्वेस के बीच बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक मार्शल मार्क्वेस हथियार उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर देगा। अगर एल्डर महंत को मारने का इरादा होता तो ये मार्शल मार्क्वेस हथियार मनमोहन को मार भी सकता था। ये थी कल्टीवेशन स्तरों की विशेषता। जितना ऊंचा दायरा उतना बड़ा अंतर।
अगर कोई प्रतिभाशाली आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर होता तो वो शायद एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर को हरा सकता था, लेकिन किसी ने भी आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर की कल्टीवेशन स्तर के साथ एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को हराया नहीं था। और अब एक मार्शल मार्क्विस का हथियार एक आधे कदम मार्शल मार्क्विस को कुचल सकता था। अंतर स्पष्ट था। एल्डर महंत, मैं जल्दबाजी में था। मनमोहन ने अपना घमंडी सिर झुका लिया। एल्डर महंत ने हल्के से हंसी और उदासीनता से कहा, बताओ, तुम जिस खजाने की बात कर रहे हो वो क्या है? मनमोहन ने दांत पीस लिए और तुरंत सब कुछ बता दिया। एल्डर महंत ने सुनने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुमने जो कहा वो सच है? एल्डर महंत थोड़ा उत्साहित था। बिल्कुल सच, मनमोहन ने कहा। एल्डर महंत थोड़ा चुप रहा, फिर उसने हाथ हिलाया और कहा, महंत को उसके लोगों के साथ तुरंत समझाने के लिए कहो। हाँ, उसके आदमियों ने तुरंत सहमति दी। मनमोहन की आंखों में ठंडक की एक चमक थी। चूंकि मैं वाटर राइम टावर पर कब्जा नहीं कर सकता, शिवम, तुम भी इसे अपने लिए लेने का सपना मत देखो। मनमोहन ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। ... इस समय शिवम असम के लिए एक विमान में था। रास्ते में उसने अपना फोन निकाला और दैवीय कीमियागर मंडप के मंडप मास्टर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। लॉर्ड मंडप मास्टर, मुझे तुरंत बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए कोई रास्ता निकाल सकते हो? शिवम ने टेक्स्ट मैसेज में कहा। थोड़ी देर बाद मंडप मास्टर ने जवाब दिया। उनका जवाब बेहद छोटा था, जिसमें सिर्फ एक साधारण हाँ था। मंडप मास्टर की मंजूरी मिलने के बाद शिवम ने राहत की सांस ली। विमान आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। लगभग 3 घंटे बाद ये आखिरकार असम पहुंच गया। शिवम ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक टैक्सी ली और सीधे साईं परिवार की हवेली की ओर बढ़ गया। वर्तमान में साईं परिवार की हवेली बिना मालिक के थी। शिवम के पहुंचने के बाद वो जगह पहले ही खंडहर में बदल चुकी थी। इतना बड़ा क्षेत्र एक सेक्ट स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। शिवम ने साईं परिवार की हवेली द्वारा कब्जाए गए विशाल क्षेत्र को देखा और मन ही मन सोचा, वाटर राइम टावर के साथ एक शक्तिशाली सेक्ट बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शिवम वाटर राइम टावर की ओर बढ़ा। वाटर राइम टावर के नीचे आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स की एक कतार वहां इंतजार कर रही थी, और वाटर राइम टावर के अंदर एक शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर चारों ओर नजर रख रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट का महंत था। वाकई वैसा ही है जैसा मनमोहन ने कहा था। महंत की आंखें उत्साह से भर गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि मनमोहन और शिवम की कल्टीवेशन गति इतनी तेज है। अगर मैं वाटर राइम टावर में होता तो मैं उनसे ज्यादा पीछे नहीं होता। महंत को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और एल्डर महंत को फोन किया। एल्डर महंत, सब कुछ वैसा ही है जैसा मनमोहन ने कहा था, महंत ने उत्साह से कहा। एल्डर महंत ने सहमति दी और कहा, ठीक है, वाटर राइम टावर में रहो। मैं तुरंत असम पहुंच रहा हूँ। हाँ, महंत ने तुरंत चिल्लाकर कहा। फोन काटने के बाद महंत उत्साह से पालथी मारकर बैठ गया। ऐसा शानदार मौका बर्बाद नहीं किया जा सकता था। वाटर राइम टावर के नीचे शिवम ने आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स की कतार को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रुको, उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया। इस जगह को सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट ने अधिग्रहित कर लिया है। जल्दी से चले जाओ। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट। शिवम ने भौहें सिकुड़ी। क्या ये वही सेक्ट था जो उत्तर में सबसे बड़ा सेक्ट माना जाता था? ओह नहीं, वाटर राइम टावर को इन लोगों ने खोज लिया है। शिवम ने भौहें सिकुड़ी। नहीं, उसे जल्दी करना होगा और वाटर राइम टावर के रहस्य का पता लगाना होगा, वरना ये निश्चित रूप से सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट द्वारा छीन लिया जाएगा। ये सोचकर शिवम ने अपना सिर तोड़ दिया। अचानक आए इस बदलाव ने गेट की रखवाली कर रहे आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स को डरा दिया। क्या कर रहे हो? किसी ने चिल्लाकर कहा। शिवम ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं बस तुम सबको मारने जा रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने से पहले शिवम उनके करीब पहुंच गया। उसने अपनी हथेली उठाई और स्वर्ग निगलने की तकनीक का उपयोग किया। कुछ ही पल में कई आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स सूखे हुए शवों में बदल गए। दुर्भाग्य से आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स का शिवम पर अब कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। इसका प्रभाव लगभग शून्य था। शायद शीर्ष आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर्स का कुछ प्रभाव हो सकता है। शिवम ने आह भरी। काश मैं मार्शल मार्क्विस को मार पाता, शिवम ने मन में सोचा। मार्शल मार्क्विस दायरा कल्टीवेशन दुनिया में निर्वाण मंडल के बराबर था। एक बार जब वो निर्वाण मंडल में कदम रख लेता तो उसके शरीर में सुनहरा कोर जन्म लेता। उस समय अगर वो मार्शल मार्क्विस का सुनहरा कोर निगल लेता तो प्रभाव अकल्पनीय होते। बेशक ये अभी शिवम के लिए बहुत दूर की बात थी। शिवम ने वाटर राइम टावर का दरवाजा खोला और बड़े बड़े कदमों से ऊपर चढ़ गया। 5वीं मंजिल पर महंत पालथी मारकर बैठा था और वाटर राइम टावर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा था।
हालांकि वाटर राइम टावर में प्रबुद्धता चाय का प्रभाव था, लेकिन ये मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा से भी जुड़ा था। इसलिए महंत की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने सोची थी। जब वो इसमें डूबा हुआ था, एक बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ा, उसका कॉलर पकड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। महंत ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने शिवम को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मरने की चाह रखते हो? शिवम ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, जल्दी से चले जाओ, भविष्य में फिर कभी यहाँ मत आना। महंत का चेहरा ठंडा हो गया, फिर उसने ठंडी हंसी हंसी और कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट का सदस्य हूँ। ओह हाँ, तुम सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के सदस्य हो। शिवम को अचानक कुछ समझ आया। महंत ने सोचा कि शिवम सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के नाम से डर गया है, तो उसने हल्के से हंसी और कहा, अब डर लग रहा है। जल्दी से चले जाओ, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने बेरहमी की। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो मूल रूप से तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के सदस्य हो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता। शिवम ने ठंडी मुस्कान दी। महंत का चेहरा बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? शिवम ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, अगर तुमने सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के बुजुर्गों को खबर दे दी, तो मुझे डर है कि मेरे पास और कम समय बचेगा। बोलते हुए शिवम महंत की ओर कदम कदम बढ़ा और उसके शरीर पर हत्यारी आंतरिक ऊर्जा भी उमड़ रही थी। शिवम की शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हुए महंत ने कुछ डर के साथ कहा, कौन? तुम वाकई कौन हो? शिवम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी सुनहरी मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। महंत का चेहरा बहुत बदल गया। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे इसका सामना करना पड़ा। दोनों मुट्ठियां टकराईं और महंत का शरीर उड़ गया। उसकी मुट्ठियां टूट गईं। सुनहरा प्रकाश, तुम शिवम हो, महंत ने आतंक में कहा। तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई इनाम नहीं है। शिवम ने मुस्कुराकर कहा। महंत को पता था कि स्थिति ठीक नहीं है। वो मुड़ा और भागना चाहता था, लेकिन शिवम उसे मौका कैसे दे सकता था। एक सुनहरा प्रकाश चमका और एक शक्तिशाली सुनहरी हथेली महंत के शरीर पर गिरी। इस हथेली ने महंत के शरीर का आधा हिस्सा तोड़ दिया। उसकी हड्डियां टूट गई थीं और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे मत मारो, महंत ने आतंक में चिल्लाया। शिवम पहले ही ऐसी गिड़गिड़ाहट सुनकर थक चुका था। उसने महंत पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी हथेली उठाकर स्वर्ग निगलने की तकनीक का उपयोग किया। महंत से निपटने के बाद शिवम ने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने महंत का फोन निकाला और कॉल रिकॉर्ड्स को देखा। पहला कॉल सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के एल्डर महंत का था। लगता है उसने पहले ही सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के बुजुर्गों को सूचित कर दिया है। शिवम ने भौहें सिकोड़ी। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट से असम पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे लगेंगे। मुझे इन 6 घंटों के अंदर वाटर राइम टावर का रहस्य खोजना होगा। शिवम ने फोन को एक तरफ फेंक दिया। उसने अपनी दैवीय चेतना को छोड़ा और वाटर राइम टावर की खोज शुरू की। समय मिनट दर मिनट बीत रहा था। शिवम 5 स्तरों पर ऊपर नीचे गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पूरा 2 घंटा बीत गया, शिवम को कुछ नहीं मिला। पूरा वाटर राइम टावर खाली था, लेकिन चाहे वो किसी भी स्तर पर जाता, उसे अपने दायरे में धीरे धीरे वृद्धि महसूस होती थी। प्रभाव में ज्यादा अंतर नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि 5वीं मंजिल पर आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा घनी थी। अजीब, शिवम ने भौहें सिकोड़ी। क्या वाकई ये टावर का प्रभाव है? शिवम ने मन में सोचा। मैं तो इस पूरे टावर को ले नहीं जा सकता, है ना? शिवम ने बुदबुदाकर कहा। ये सोचकर शिवम उछला और वाटर राइम टावर से बाहर उड़ गया। बादलों तक पहुंचने वाले इस विशाल टावर को देखते हुए शिवम एक पल के लिए परेशान हो गया। समय मिनट दर सेकंड बीत रहा था और पलक झपकते ही 4 घंटे बीत गए। मुझे डर है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। शिवम को थोड़ी चिंता होने लगी। 4 घंटों तक उसे कुछ भी नहीं मिला। कोई और रास्ता नहीं है। एक समय पर शिवम ने हार मानने की सोची। वाटर राइम टावर में बैठकर शिवम ने अपनी आंखें हल्के से बंद की, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। कुछ मिनट बाद शिवम की आंखें अचानक खुल गईं। चूंकि मैं वाटर राइम टावर को ले नहीं जा सकता, मुझे इसे रखने का रास्ता सोचना चाहिए, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसे दूसरा सबसे अच्छा रास्ता चुनना पड़ा। और अगर उसे वाटर राइम टावर को रखना था, तो सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था एक फॉर्मेशन का उपयोग करना। शिवम की विरासत में अनगिनत फॉर्मेशंस थे और उनमें से अनगिनत पर्वत संरक्षण फॉर्मेशंस थे। अगर वो एक दैवीय रैंक हत्या फॉर्मेशन स्थापित कर सकता था, तो कोई चिंता नहीं रहती। यहाँ तक कि अगर वो भविष्य में असम में एक सेक्ट स्थापित करता, तो वो सेक्ट की सुरक्षा भी कर सकता था। ये सोचकर शिवम ने जल्दी से एक बड़ा फॉर्मेशन ढूंढ लिया। फॉर्मेशन का नाम था 9 नेदरवर्ल्ड किलिंग फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग करके बाहरी दुश्मनों से रक्षा कर सकता था।
कहा जाता था कि युद्ध के वर्षों के दौरान एक बार एक गहरे जादू वाले व्यक्ति ने इस फॉर्मेशन को स्थापित किया था और इस फॉर्मेशन के सहारे लाखों सैनिकों का सामना किया था। यही है, शिवम ने मन में सोचा। हालांकि 9 नेदरवर्ल्ड किलिंग फॉर्मेशन को स्थापित करना आसान नहीं था। भले ही शिवम को इसका तरीका पता था, इसमें कम से कम 3 दिन लगते। तभी शिवम को अचानक दूर से एक आंतरिक ऊर्जा करीब आती हुई महसूस हुई। 1, 2, 3, कुल 6 लोग। हो, सिर्फ एक आधे कदम मार्शल मार्क्वेस। शिवम ने तेजी से दूसरों की आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया। अगर सिर्फ एक आधे कदम मार्शल मार्क्वेस है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। शिवम ने ठंडी मुस्कान दी। उसके बाद शिवम वाटर राइम टावर से बाहर उछला। वो वाटर राइम टावर के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ और सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के आने का इंतजार करने लगा। तभी शिवम का फोन अचानक बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर कोई और नहीं बल्कि अंकल दास थे। अंकल दास ने अचानक मुझे फोन क्यों किया? शिवम ने भौहें सिकुड़ी। उसने फोन उठाया और कॉल रिसीव की। तब उसे दूसरी ओर से अंकल दास की आवाज सुनाई दी। शिवम, मुझे अभी पुष्टि मिली है कि होंगी सेक्ट के लोग देश में दाखिल हो चुके हैं। शिवम के चेहरे पर गंभीरता की एक छाया उभरी। होंगी सेक्ट के लोग पहले ही सीमा में दाखिल हो चुके थे। वो 10 आधे कदम मार्शल मार्क्वेस। शिवम, तुम अभी कहाँ हो? मैंने कमांडर नीरीश के साथ चर्चा की है और मैं तुम्हें पहले सैन्य जिले में छिपने देना चाहता हूँ, अंकल दास ने गहरे स्वर में कहा। साथ ही हम होंगी सेक्ट के लोगों को पकड़ने के लिए आदमी भेजेंगे। ये एक अच्छा विचार था, लेकिन शिवम इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि शिवम के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे नहीं पता था कि उसे कितने समय तक छिपना पड़ेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, शिवम को जल्द से जल्द आधे कदम मार्शल मार्क्वेस के दायरे में पहुंचना था। अंकल दास, तुम्हारी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। शिवम ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं अभी सैन्य जिले में नहीं जा सकता। अंकल दास हैरान हुए और भ्रमित होकर पूछा, क्यों? शिवम ने गहरे स्वर में कहा, मोनिका और नील की शादी के दिन में अब सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। मैं देरी नहीं कर सकता। हालांकि सैन्य जिला सुरक्षित है, लेकिन साथ ही वहां संसाधनों की कमी होगी। इसलिए मैं तुम्हारी मेहरबानी स्वीकार नहीं कर सकता। अंकल दास ने कुछ असहाय होकर कहा, शिवम, अगर तुम मर गए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। शिवम थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, मैं कोई उपाय सोचूंगा। तभी दूर में मौजूद एल्डर महंत पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उनकी गति तेज नहीं थी, लेकिन धीमी भी नहीं थी। अंकल दास, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। इतना कहकर शिवम ने जल्दी से फोन काट दिया। फिर शिवम ने दूर में मौजूद लोगों को घूरा और उनके आने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद वे आखिरकार शिवम के सामने पहुंच गए। नेता एक इंडियन ट्यूनिक सूट पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसका चेहरा ठंडा था और उसका रवैया असाधारण था। वो स्पष्ट रूप से कोई बड़ा व्यक्ति था। तुम कौन हो? एल्डर महंत ने आगे बढ़कर ठंडे लहजे में पूछा। शिवम ने अपने पीछे वाटर राइम टावर की ओर इशारा किया और कहा, मैं इस टावर का मालिक हूँ। तुम इस टावर के मालिक हो? एल्डर महंत ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। उसने ठंडी हंसी हंसी और कहा, मुझे कैसे नहीं पता कि वाटर राइम टावर का कोई मालिक है। मुझे खेद है, पहले इसका कोई मालिक नहीं था, लेकिन अब है। शिवम ने न तो नम्रता और न ही अहंकार के साथ कहा। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट को एक प्रतिष्ठित और धर्मी सेक्ट के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि तुम लूटपाट जैसा कुछ नहीं करोगे, है ना? शिवम ने मुस्कुराकर कहा। एल्डर महंत का चेहरा तुरंत खराब हो गया। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट प्रतिष्ठित और सम्मानित था, तो वो स्वाभाविक रूप से लूटपाट जैसा कुछ नहीं करता था। हालांकि वास्तव में ये सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए एक मुखौटा था। पर्दे के पीछे जो कुछ वो करते थे वो सब गंदा और छायादार था। बकवास बंद करो। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट ने इस वाटर राइम टावर को अधिग्रहित कर लिया है, एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम घबराया नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम इसे बलपूर्वक छीनना चाहते हो? क्या तुम्हें सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट की प्रतिष्ठा बर्बाद होने का डर नहीं है? जब तक मैं तुम्हें मार डालूं, वाटर राइम टावर का कोई मालिक नहीं रहेगा। उस समय इसे लूट नहीं माना जाएगा, आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने मुस्कुराकर कहा। शिवम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वाकई ये सब छायादार सौदों से भरा है, शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। एल्डर महंत गुस्सा नहीं हुआ। उसने उदासीनता से कहा, युवा, ये समाज तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। कभी कभी प्रतिष्ठा एक जान से ज्यादा कीमती होती है। शिवम ने भौहें उठाईं और कहा, अगर मैं अभी वाटर राइम टावर को सौंपने को तैयार हूं तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है? एल्डर महंत ने एक कदम पीछे लिया। आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर ने तुरंत अपनी मुट्ठी रगड़ी और शिवम की ओर बढ़ा। छोटे, मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो खुद को। पट आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर अपनी बात पूरी करने से पहले शिवम ने उसका सिर तोड़ दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं आसानी से धमकाया जा सकता हूं?
शिवम ने ठंडी मुस्कान दी। सभी के चेहरों का रंग बहुत बदल गया। एक पल के लिए किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। एक ही थप्पड़ से एक महान ग्रैंडमास्टर को मार देना, ये व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एल्डर महंत ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और ठंडे लहजे में कहा, तुम वाकई कौन हो? मेरा नाम शिवम है। शिवम ने कुछ भी छिपाया नहीं। जब उन्होंने ये नाम सुना, सभी के चेहरों का रंग फिर से बहुत बदल गया। तुम शिवम हो? एल्डर महंत की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में अनगिनत विचार तेजी से दौड़ गए। बहुत जल्दी एल्डर महंत ने अपना रवैया बदल लिया। वो मुस्कुराया और बोला, तो तुम वही मशहूर शिवम हो। सच कहूं तो सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट को हमेशा तुम में दिलचस्पी रही है। मुझे नहीं पता था कि हम तुमसे यहाँ मिलेंगे। एल्डर महंत के चालाक चेहरे को देखकर शिवम मन ही मन ठंडी मुस्कान दी। अगर ये पहले का समय होता तो शिवम निश्चित रूप से उनके दयालु चेहरे से धोखा खा जाता। लेकिन अब का शिवम वो पुराना भोला लड़का नहीं था। शिवम को साफ पता था कि एल्डर महंत, ये बूढ़ा लोमड़ी, अपने दिमाग में क्या सोच रहा था। शिवम, मैं सोच रहा था कि क्या तुम सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हो? एल्डर महंत ने मुस्कुराकर कहा। शिवम थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, एल्डर महंत, क्यों ना हम सीधे बात करें? तुम ये वाटर राइम टावर चाहते हो, है ना? शिवम ने पूछा। एल्डर महंत हैरान हुआ और फिर गहरे स्वर में बोला, हाँ। ये वाटर राइम टावर सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसे हमें देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी एक शर्त पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम गंभीर हो? शिवम ने भौहें उठाकर पूछा। एल्डर महंत ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, बशर्ते तुम वाटर राइम टावर को सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट को देने के लिए तैयार हो। ठीक है। शिवम ने सिर हिलाया। उसने गहरे स्वर में कहा, पहली बात, मुझे वाटर राइम टावर में 3 दिन तक कल्टीवेट करना है। 3 दिन बाद मैं वाटर राइम टावर तुम्हें दे सकता हूँ। एल्डर महंत ने मुस्कुराकर कहा, बेशक, कोई समस्या नहीं। शिवम ने आगे कहा, दूसरी बात, मुझे 10,000 साल पुरानी एक जड़ी बूटी चाहिए। एल्डर महंत ने लगभग खून की उल्टी कर दी। 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी? क्या ये सड़क पर लूटपाट नहीं थी? हालांकि उसने मन ही मन ऐसा सोचा, फिर भी एल्डर महंत ने सहमति दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्डर महंत की पुष्टि मिलने के बाद शिवम मन ही मन ठंडी मुस्कान हंसा। जैसा कि अपेक्षित था, इस बूढ़े कमीने का उसके साथ कोई सौदा करने का इरादा नहीं था। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट कभी भी 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी देने के लिए सहमत नहीं होता। एल्डर महंत ने इतनी आसानी से सहमति देने का सिर्फ एक कारण था, और वो था कि वो उसे देगा ही नहीं। वो जो कुछ भी कह रहा था, वो सिर्फ टालमटोल की रणनीति थी। ठीक है, वैसे भी मेरा वाटर राइम टावर तुम्हें देने का कोई इरादा नहीं है। हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं, शिवम ने मन में सोचा। शिवम, ऐसा करते हैं, मैं किसी को सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट में वापस भेजता हूँ जड़ी बूटी लाने के लिए, एल्डर महंत ने मुस्कुराकर कहा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बस अच्छी खबर का इंतजार करो, एल्डर महंत ने मुस्कुराकर कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और वाटर राइम टावर में चला गया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। 5वां पर्वत। शिवम के दिमाग ने हलचल की और 5वां पर्वत उसके हाथों में आ गया। फिर शिवम ने 5वें पर्वत को धीरे से आगे धकेला ताकि वो वाटर राइम टावर के दरवाजे को रोक दे। ... दरवाजे के बाहर सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट के शिष्य ने पूछा, एल्डर महंत, तुमने इतनी बेतुकी मांगों को क्यों स्वीकार कर लिया? एल्डर महंत ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, कुछ समय पहले मनमोहन लगभग शिवम के हाथों मर चुका था। अगर मैं उससे सीधे टकराता हूं तो शायद मैं यहां मर जाऊं। उसके अधीनस्थों को अचानक समझ आया, तो ये टालमटोल की रणनीति है। एल्डर महंत ने ठंडे लहजे में कहा, तुम में से कुछ लोग तुरंत सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट में वापस जाओ और मेरे लिए मार्शल मार्क्विस हथियार ले आओ। हाँ, उन कुछ लोगों ने मुड़कर जाने की तैयारी की। वाटर राइम टावर को देखते हुए एल्डर महंत ने अपनी दाढ़ी सहलाई और ठंडी मुस्कान दी। 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी चाहिए? मेरी औकात। एल्डर महंत ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। वाटर राइम टावर के अंदर शिवम के विचार एल्डर महंत जैसे ही थे। वाटर राइम टावर चाहिए? सपने में शिवम ने हल्के से ठंडी हंसी हंसी। एल्डर महंत के साथ अभी हुई बातचीत के दौरान शिवम को अचानक एक संभावना का ख्याल आया। क्या वाटर राइम टावर के नीचे कोई रहस्य छिपा हो सकता है? एल्डर महंत के आदमियों को असम में सुदृढ़ीकरण लेने के लिए कम से कम 12 घंटे चाहिए होंगे। शिवम ने इन 12 घंटों का उपयोग करके ये देखने की योजना बनाई कि क्या रहस्य वाटर राइम टावर के नीचे छिपा है। सब कुछ तैयार होने के बाद शिवम ने काम शुरू किया। उसकी हथेली प्रकाश से चमकी और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा शिवम की मुट्ठी पर एकत्र होने लगी। अगले ही पल शिवम ने जमीन पर एक मुक्का मारा। धमाका! पूरी जमीन कांप उठी। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। कितनी सख्त जमीन है! जमीन पर पड़ी दरारों को देखकर शिवम हैरान रह गया। अगर ये सामान्य जमीन होती तो ये मुक्का शायद पूरे क्षेत्र को भेद देता।
ज्यादा सोचने का समय न होने की वजह से शिवम ने अपनी मुट्ठी फिर से उठाए और जमीन पर प्रहार किया। धमाका, एक और जोरदार आवाज। इस बार पूरा वाटर राइम टावर हल्के से कांप उठा। कमबख्त, क्या ये लड़का वाटर राइम टावर को नष्ट करना चाहता है? दरवाजे के बाहर एल्दर महंत का चेहरा बदल गया और उसने धीमे स्वर में गाली दी। धमाका, उसने फिर से मुक्का मारा। लगातार 3 मुक्कों के बाद भी जमीन नहीं टूटी। अजीब, शिवम ने भौहें सिकोड़ लीं। ये जमीन आखिर किस चीज की बनी थी? ये इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी? यहाँ तक कि अगर ये स्टील होता तो भी ये शिवम के 3 मुक्कों को नहीं झेल पाता। मुझे विश्वास नहीं कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा एकत्र हुई और उसकी मुट्ठियां चमकदार सुनहरे प्रकाश से चमकने लगीं। पूर्ण शुरुआत, पवित्र मुट्ठी। शिवम की गर्जना के साथ जमीन गूंजने लगी और पूरा वाटर राइम टावर ढहने की कगार पर था। खटाक, जमीन एक अंडे के छिलके की तरह परत दर परत नीचे गिर गई। दिखाई दिया कि जमीन के नीचे एक और दुनिया थी। वाटर राइम टावर का रहस्य वाकई इसके नीचे छिपा है। शिवम तुरंत खुश हो गया। जमीन काले प्रकाश से चमक रही थी और एक अजीब आंतरिक ऊर्जा उमड़ रही थी। वाटर राइम टावर से मिलने वाली आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि जमीन के नीचे से आ रही थी। शिवम ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत नीचे कूद गया। वाटर राइम टावर के नीचे एक मंद गहरे हरे रंग का प्रकाश था। शिवम उस प्रकाश का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे प्रकाश का स्रोत मिल गया। उसने देखा कि उसके सामने एक हथेली के आकार का छोटा पेड़ था। पेड़ का तना चमकदार हरा था और वो प्रबुद्धता चाय जैसी आंतरिक ऊर्जा की लहरें छोड़ रहा था। जैसे ही वो छोटे पेड़ के करीब पहुंचा, शिवम को लगा कि उसका मन अचानक साफ हो गया और सब कुछ स्पष्ट हो गया। वाटर राइम टावर का रहस्य इस छोटे पेड़ से आता है। शिवम ने छोटे गहरे हरे पेड़ को देखा और थोड़ा उत्साहित हो गया। बस इस छोटे पेड़ को ले जाऊं तो ये वाटर राइम टावर अब बेकार हो जाएगा। सेंट कॉन्फ्यूशियस सेक्ट को सिर्फ एक खाली खोल मिलेगा। शिवम ने मन ही मन ठंडी मुस्कान दी। ये सोचकर उसने तुरंत अपनी हथेली बढ़ाई और उस छोटे पेड़ को लेने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही शिवम की हथेली छोटे पेड़ को छूने वाली थी, हवा में एक बड़ा तलवार प्रकट हुआ। तेज तलवार की रोशनी ने शिवम को तुरंत पीछे धकेल दिया। कोई भी 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ के करीब नहीं जा सकता। एक ठंडी आवाज दूर से आए। सिर उठाकर देखने पर एक प्राचीन वस्त्र पहने व्यक्ति उसकी ओर चलकर आ रहा था। ये एक गार्डियन है। शिवम हैरान रह गया। कहा जाता था कि सर्वोच्च खजानों से एक आत्मिक शरीर जन्म लेता है जो खजाने की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस आत्मिक शरीर को गार्डियन कहा जाता था। शिवम ने गार्डियनों के बारे में सुना था, लेकिन उसने पहले कभी एक को नहीं देखा था। आज एक को देखकर वो स्वाभाविक रूप से हैरान था। तो इसे 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ कहते हैं, शिवम ने धीमे स्वर में कहा। फिर शिवम ने गार्डियन को देखा और बातचीत के लहजे में कहा, 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों न तुम इसे मुझे दे दो? गार्डियन ने तुरंत चिल्लाया, कोई भी 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ के करीब नहीं जा सकता। इतना कहकर उसने फिर से आकाश से काटा। शिवम ने जल्दी से एक तरफ छलांग लगाई और बुदबुदाया, काफी गुस्सा है तुम में, जल्दी से चले जाओ। गार्डियन ने अपनी लंबी तलवार को पकड़ा और शिवम की ओर इशारा किया। शिवम ने अपनी ठुड्डी छुई और धीमे स्वर में कहा, लगता है कि तुम्हें हराए बिना मैं इस 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ को नहीं ले जा सकता। तो मुझे तुमसे लड़ना होगा। अपनी बात खत्म करने से पहले शिवम के शरीर से एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। आओ मुझे देखने दो कि एक गार्डियन के रूप में तुम में कितना दम है। शिवम ने ठंडी मुस्कान दी। स्वूश, गार्डियन ने तुरंत एक स्टील का चाकू शिवम की ओर फेंका। शिवम ने जमीन को सिकोड़कर 1 इंच में बदलने की तकनीक का उपयोग किया और आसानी से इसे चकमा दे दिया। अगले ही पल शिवम की मुट्ठी गार्डियन के सिर के सामने पहुंच गई। सॉरी, सुनहरी मुट्ठी ने पूरी ताकत से गार्डियन के सिर पर प्रहार किया। एक कड़क टूटने की आवाज के साथ गार्डियन का सिर फट गया और उसका शरीर सीधा नीचे गिर गया। इसके बाद उसका शरीर हवा में गायब हो गया। तो ये सिर्फ दिखावा था, शिवम ने गिरे हुए गार्डियन को देखकर बुदबुदाया। फिर शिवम तेजी से 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी हथेली बढ़ाई, हवा में एक और स्टील का तलवार प्रकट हुआ। ये तलवार का प्रहार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। भयानक तलवार की रोशनी ने शिवम के शरीर पर सफेद निशान छोड़ दिए। कोई भी 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ के करीब नहीं जा सकता। जल्दी से चले जाओ। वही परिचित आवाज फिर से गूंजी। शिवम का चेहरा बदल गया क्योंकि गार्डियन फिर से प्रकट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवम ने तुरंत कड़वाहट से चिल्लाया। उसने एक को मार डाला था तो दूसरा कहां से आ गया? सोचने का समय न होने के कारण शिवम ने वही चाल फिर से आजमाई और गार्डियन का सिर तोड़ दिया। लेकिन जब शिवम तीसरी बार 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ के करीब पहुंचा, गार्डियन फिर से जन्म ले चुका था। इसी तरह शिवम ने गार्डियन को लगातार 11 बार मारा, लेकिन फिर भी 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ को हासिल नहीं कर सका। कुछ गड़बड़ है। शिवम ने जोर जोर से हाँफते हुए 12वीं बार पुनर्जनन करने वाले गार्डियन को देखा।
लगता था कि हर बार जब गार्डियन पुनर्जनन करता था उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती थी। पहली बार प्रकट होने वाला गार्डियन शिवम को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सका। उसकी लंबी तलवार शिवम के शरीर पर गिरी लेकिन एक भी सफेद निशान नहीं छोड़ा। लेकिन 11वीं बार प्रकट होने वाला गार्डियन शिवम की शारीरिक रक्षा को भेदने में सक्षम था। धमाका, उसने फिर से मुक्का मारा और गार्डियन का सिर तोड़ दिया। लेकिन आधे मिनट से भी कम समय में गार्डियन फिर से प्रकट हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, अगर ये ऐसे ही चला तो मैं यहाँ थककर मर जाऊंगा। शिवम का चेहरा कुछ खराब हो गया। उसने दूर में 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ को देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाया, क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब तक वो 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ हासिल कर लेता, शिवम को विश्वास था कि वो 9 सितंबर से पहले आधे कदम मार्शल मार्क्विस के दायरे में कदम रख सकता था। इसलिए उसे हर हाल में 3 शुद्ध प्राचीन पेड़ हासिल करना था। कोई भी 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष को नहीं छू सकता। वह भयंकर चीख फिर से गूंजी और उसने शिवम की ओर और भी तेज हमला किया। शिवम ने चकमा देते हुए उपाय सोचने शुरू किए, लेकिन इस समय संरक्षक की ताकत बहुत बढ़ गई थी और वह लगभग आधा कदम मार्शल मार्क्विस रियल्म के करीब था। शिवम एक साथ कई काम कर रहा था और अंत में संरक्षक ने मौका पकड़ लिया। खनक, एक तेज स्टील ब्लेड ने शिवम के कंधे पर जोरदार प्रहार किया। उसके कंधे पर तुरंत एक खूनी निशान उभर आया और उसकी हड्डियां भी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गईं। ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष लेने का कोई मौका नहीं होगा। शिवम का चेहरा कुछ उदास था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह संरक्षक इतना मुश्किल होगा। जबरदस्ती छीनना काम नहीं करेगा, मुझे कोई चालाकी भरा तरीका सोचना होगा। शिवम तेजी से पीछे हटा। उसने अपनी दैवीय चेतना छोड़ी, यह कोशिश करते हुए कि संरक्षक के शरीर पर कोई कमजोर जगह मिल जाए। दुर्भाग्य से ये संरक्षक केवल एक आत्मिक शरीर था, इसलिए उसे कोई कमजोर जगह नहीं मिली। धम, एक और स्टील ब्लेड शिवम के माथे के पास से गुजरी और उसके शरीर पर एक विशाल चट्टान से टकराए। वह विशाल चट्टान चकनाचूर हो गई। शिवम कुछ कदम पीछे हटा और अपने माथे का पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। भन, संरक्षक फिर से कई गुना तेज गति से नजदीक आ रहा था। शिवम के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और वह केवल अपनी मुट्ठी बांधकर हमले का सामना कर सकता था। धूम, शिवम ने अपनी सुनहरी मुट्ठी बांधी और उसे संरक्षक के सिर पर दे मारा। इस बार संरक्षक टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, बल्कि केवल कुछ कदम पीछे हटा। अरे नहीं, ये देखकर शिवम और भी बेचैन हो गया। अगर वह फिर से मारा गया तो शिवम पुनर्जनन करने वाले संरक्षक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुरंत निकल जाओ। संरक्षक को शिवम ने गुस्सा दिला दिया था। उसने अपने हाथ में स्टील चाकू पकड़ा और अव्यवस्थित ढंग से उसकी ओर प्रहार किया। शिवम न तो उसे मारने की हिम्मत कर रहा था, न ही सीधे मुकाबला करने की। वह केवल चकमा दे सकता था। आसपास का माहौल चकनाचूर हो गया था। ये पूरी तरह से अव्यवस्थित था। संरक्षक का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक शिवम को पीछे हटने के लिए मजबूर न कर दे। हो, तभी शिवम की आंखें चमक उठीं। उसने आश्चर्य से पाया कि आसपास का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। वह विशाल चट्टान अभी अभी चकनाचूर हुई थी, लेकिन अब ये पूरी तरह ठीक है। शिवम ने उस विशाल चट्टान को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसने जल्दी से आसपास का मुआयना किया। जैसा कि उम्मीद थी, संरक्षक द्वारा बिगाड़ा गया माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मैं समझ गया। ये देखकर शिवम को अचानक समझ आ गया। इस माहौल में न केवल संरक्षक का पुनर्जनन हो सकता था, बल्कि इस माहौल की हर चीज का पुनर्जनन हो रहा था। और संरक्षक उस विशाल चट्टान की तरह इस माहौल का केवल एक हिस्सा था। मैं समझ गया। शिवम हवा में उछला। मैं गलत रास्ते पर था और गलती से सोच रहा था कि समस्या संरक्षक में है, शिवम ने गहरी आवाज में कहा। वास्तव में असली समस्या माहौल थी। दूसरे शब्दों में, यहाँ एक संरचना बनाई गई थी। जब तक ये संरचना नहीं टूटती, इसमें मौजूद हर चीज अनंत काल तक पुनर्जनन कर सकती थी। हर संरचना का एक केंद्र होता है। अगर केंद्र तोड़ दिया जाए तो संरक्षक स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगा। शिवम के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान उभरी। तुरंत निकल जाओ। संरक्षक फिर से शिवम की ओर बढ़ा। शिवम लगातार चकमा देता रहा। उसी समय उसने अपनी दैवीय चेतना छोड़ी और पूरे माहौल को कवर करते हुए संरचना के केंद्र को खोजने की कोशिश की। खनक, ऐसी परिस्थितियों में शिवम की गति काफी कम हो गई। संरक्षक ने फिर से शिवम की छाती पर प्रहार किया। शिवम को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी सारी ध्यान केंद्रित कर संरचना के केंद्र को खोजने में लगाया। क्या वह क्रिस्टल हो सकता है? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए दूर चमक रहे क्रिस्टल की ओर देखा। वह पक्का नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ में सुनहरी रोशनी पकड़ी और एक मुक्का मारा। क्रिस्टल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन संरक्षक के गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा। यह नहीं है। शिवम ने भौहें सिकोड़ लीं। संरचना का केंद्र इतना आकर्षक नहीं हो सकता, या फिर वह कंकड़ का टुकड़ा।
शिवम एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह था जो लगातार आसपास के माहौल को तोड़ रहा था। पूरा 1 घंटा बीत जाने के बाद शिवम थककर चूर हो गया था, लेकिन उसे संरचना का केंद्र बिल्कुल नहीं मिला। उल्टा उसने संरक्षक को और गुस्सा दिला दिया। अजीब, शिवम ने अपने माथे का पसीना पोंछा और भागने लगा। उसका चेहरा कुछ उदास था। आसपास की हर चीज, चाहे छोटी हो या बड़ी, टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, फिर भी उसे संरचना के केंद्र का स्थान नहीं मिला। संरचना का केंद्र कहाँ है? शिवम ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसके चेहरे पर कुछ बेचैनी दिख रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे डर था कि वह वाकई यहाँ मर जाएगा। भन! संरक्षक का स्टील ब्लेड बेरहमी से शिवम के सिर पर लगा। शिवम को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर भारी प्रहार हुआ हो और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। कमबख्त! इसने शिवम को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। उसने अपनी सुनहरी मुट्ठी बांधी और अचानक संरक्षक की ओर दे मारी। इस मौके के साथ संरक्षक आखिरकार गिर गया और धीरे धीरे इस माहौल से गायब हो गया। लेकिन आधे सेकंड से भी कम समय में संरक्षक फिर से प्रकट हो गया। और इस बार संरक्षक की ताकत एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। आधा कदम मार्शल मार्क्वेस! संरक्षक की ऊर्जा को महसूस करते हुए शिवम का चेहरा बेहद उदास हो गया। अपनी वर्तमान स्थिति में आधा कदम मार्शल मार्क्वेस को हराना इतना आसान नहीं था। तुरंत निकल जाओ! संरक्षक ने दहाड़ लगाए। शिवम ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और सामने खड़े संरक्षक को गंभीर नजरों से देखा। तभी शिवम को अचानक कुछ समझ आया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने सिर उठाकर विशाल जलतुकबंदी टावर की ओर देखा। क्या जलतुकबंदी टावर इस संरचना का केंद्र हो सकता है? शिवम ने आश्चर्य से कहा। इसके अलावा शिवम कोई और संभावना नहीं सोच पाया। जो भी हो, मुझे अब आखिरी दांव खेलना होगा। शिवम ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बुदबुदाया। ये सोचकर वह तेजी से उछला। एक छलांग के साथ शिवम जलतुकबंदी टावर के शीर्ष पर पहुंच गया। फिर उसने 5वां पर्वत सन्यासी रख दिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर एल्दर महंत उत्सुक नजरों से शिवम को देख रहे थे। शिवम को बाहर निकलते देख एल्दर महंत मुस्कुराए और बोले, शिवम कैसा रहा? खत्म हुआ। शिवम ने कुछ नहीं कहा। एल्दर महंत निश्चित रूप से जलतुकबंदी टावर को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। ये नाटक अब और नहीं चल सकता था। स्वाभाविक रूप से एल्दर महंत की चापलूसी करने का कोई मतलब नहीं था। शिवम के पैर हिले और उसका शरीर हवा में उछला। उसने जलतुकबंदी टावर को घूरा और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से लबालब था। सुनहरी रोशनी हवा में चमक रही थी, जैसे कोई सूरज प्रकट हो गया हो। और उसकी मुट्ठी में सुनहरी रोशनी एक तीव्र भयावह शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। ये देखकर एल्दर महंत को तुरंत लगा कि कुछ गलत है। वे कुछ घबराते हुए बोले, शिवम तुम क्या करने जा रहे हो? शिवम ने उनकी अनदेखी की और धीरे से बोला, मुझे बस कोशिश करनी होगी। अपनी बात पूरी करने से पहले शिवम की मुट्ठी जलतुकबंदी टावर पर जा गिरी। धूम! पल भर में पूरा जलतुकबंदी टावर ढहने की कगार पर था और अनगिनत कंकड़ नीचे गिरने लगे। शिवम, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एल्दर महंत तुरंत घबरा गए। उनकी हथेली से रोशनी निकली और उनके पास हमला करने का इरादा था। शिवम को एल्दर महंत की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी पूरी ताकत से जलतुकबंदी टावर पर फिर से प्रहार कर सकता था। धूम! इस मौके के तहत जलतुकबंदी टावर आखिरकार सहन नहीं कर सका और ढहने लगा। जलतुकबंदी टावर को ढहते देख एल्दर महंत तुरंत घबरा गए। शिवम, तुम्हें गाली! एल्दर महंत की आंखें सिकुड़ गईं और वे चिल्लाए। उनकी हथेली से एक तीव्र रोशनी फूटी और वे शिवम की ओर बढ़े। शिवम ने तुरंत अपनी मुट्ठी बांधी और आगे बढ़ा। धूम! एक जोरदार आवाज के साथ शिवम तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसने एक दबी हुई कराह निकाली और उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून बहने लगा। एल्दर महंत आखिरकार एक आधा कदम मार्शल मार्क्वेस थे। इसके अलावा शिवम की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह नुकसान में था। मैं तुम्हें मार डालूंगा! एल्दर महंत ने पागलपन से दहाड़ लगाए। शिवम ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से जमीन पर कदम रखा और मलबे में दौड़ा, फिर जलतुकबंदी टावर के पहले स्तर के नीचे पहुंचा। इस समय यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले का परिदृश्य जैसा दृश्य गायब हो चुका था। उसकी जगह एक कीचड़ भरा दृश्य था। संरक्षक भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। जैसा कि मैंने सोचा था। शिवम बहुत खुश हुआ। उसने सही दांव खेला था। जलतुकबंदी टावर ही संरचना का केंद्र था। शिवम जल्दी से 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष के पास गया और उसे तोड़कर अपने स्थानिक उपकरण में डाल लिया। भागने की सोच भी मत! बाहर से एल्दर महंत की आवाज आई। शिवम का चेहरा गंभीर था और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पहले भागने का कोई तरीका सोचना होगा। शिवम ने फिर से श्रिंकिंग ग्राउंड इनटू एन इंच तकनीक का उपयोग किया और भाग निकला। तुम भागना चाहते हो? सपने में भागते हुए शिवम को देखकर एल्दर महंत का चेहरा बेहद ठंडा था। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से पीछा किया।
हालांकि शिवम की श्रिंकिंग ग्राउंड इनटू एन इंच तकनीक एक दैवीय कौशल थी। एल्डर महंत उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? दोनों के बीच की दूरी और बढ़ती गई। 5 मिनट से भी कम समय में शिवम पूरी तरह से एल्डर महंत की नजरों से गायब हो गया। एल्डर महंत, जिनका चेहरा बेहद ठंडा था, जोर जोर से हाँफ रहे थे। उनके पास खड़े लोग भी जल्दी से उनके पास पहुंचे। एल्डर महंत, अब क्या करें? किसी ने पूछा। एल्डर महंत के चेहरे पर एक क्रूरता की झलक दिखी। उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। एयरपोर्ट चलो, मुझे नहीं लगता कि वह धरती के छोर तक भाग सकता है। ... दूसरी ओर शिवम ने दर्जनों मील तक भागने के बाद ही रुकने की हिम्मत की। इस समय उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वह बिना किसी ताकत के जमीन पर गिर पड़ा। श्रिंकिंग ग्राउंड इनटू एन इंच तकनीक का खपत बहुत ज्यादा था और वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। मुझे पहले असम से निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। शिवम ने गहरी सांस ली। उसने जल्दी से एक गाड़ी बुलाई और एयरपोर्ट की ओर बढ़ा। रास्ते में शिवम ने दैवीय औषधि मंडप के मंडप मास्टर को एक संदेश भेजने की कोशिश की। मंडप मास्टर, मैं अभी मुसीबत में हूँ। मैंने सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय और होंगी संप्रदाय को नाराज कर दिया है। क्या मैं दैवीय औषधि मंडप में छिपने आ सकता हूँ? शिवम ने संकोच के साथ पूछा। आखिरकार सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय उत्तर का नंबर 1 संप्रदाय था। होंगी संप्रदाय के पास 10 आधा कदम मार्शल मार्क्विस थे। शिवम को नहीं पता था कि दैवीय औषधि मंडप इसे संभाल पाएगा या नहीं। थोड़ी देर बाद मंडप मास्टर ने जवाब दिया, ठीक है। ये केवल एक छोटा सा शब्द था, लेकिन इसने शिवम को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मुझे फिर से दैवीय औषधि मंडप को परेशान करना पड़ेगा। शिवम ने खुद से कड़वी हंसी हंसा। शिवम को दैवीय औषधि मंडप की ताकत के बारे में ज्यादा नहीं पता था। उसे केवल इतना पता था कि उनके संबंध बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि यह काफी होगा या नहीं। शिवम एयरपोर्ट पहुंचा। उसने सबसे जल्दी उड़ान का टिकट खरीदा और किंगहे टाउन की ओर बढ़ा। शिवम के विमान में चढ़ने के 5 मिनट से भी कम समय बाद एल्डर महंत और अन्य लोग भी एयरपोर्ट पहुंच गए। सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय के संबंधों के साथ किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं था, इसलिए एल्डर महंत को जल्दी ही शिवम के गंतव्य का पता चल गया, किंगहे टाउन। एल्डर महंत ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह दैवीय औषधि मंडप जा रहा है, उनके पास खड़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। एल्डर महंत ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, तो क्या अगर वह दैवीय औषधि मंडप जा रहा है? अगर वह सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय के खिलाफ जाता है तो उसे मरना ही होगा। फिर एल्डर महंत ने एक विमान टिकट खरीदा और सीधे किंगहे टाउन की ओर बढ़ा। ... विमान में शिवम को आखिरकार कुछ आराम मिला। करीब करीब बच गया, शिवम ने आह भरी। सौभाग्य से उसने 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष प्राप्त कर लिया था, इसलिए सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। जब तक मेरे पास 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष और दैवीय औषधि मंडप की जड़ी बूटियां हैं, आधा कदम मार्शल मार्क्विस रियल में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस आनंदमयी मुस्कान के साथ शिवम जल्दी ही सो गया। जब शिवम फिर से जागा, वह पहले ही पहुंच चुका था। शिवम ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक टैक्सी बुलाई और सीधे दैवीय औषधि मंडप की ओर बढ़ा। एल्डर महंत शिवम के पीछे पीछे थे। समय का अंतर आधे घंटे से भी कम था। एल्डर महंत, दैवीय औषधि मंडप जाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम पहले संप्रदाय मास्टर को नहीं बताएं? पास खड़े व्यक्ति ने कहा। एल्डर महंत ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर वह नहीं मानती तो संप्रदाय मास्टर को ढूंढना देर नहीं होगा। ... शिवम फिर से दैवीय औषधि मंडप लौट आया। शिवम दैवीय औषधि मंडप के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। जड़ी बूटियों की सुगंध जो उसके चेहरे पर लगी, उसने गहरी सांस ली। शिवम को देखते ही अनगिनत औषधिकार आगे आए और उसे नमस्ते करने लगे। शिवम, तुम वापस आ गए। शिवम, जब से तुम गए तुम्हारे बारे में अनगिनत किंवदंतियां चल रही हैं। तुम बहुत कमाल हो। शिवम, सभी ने शिवम को घेर लिया। वह उनका आदर्श और रोल मॉडल था। शिवम ने एक एक करके विनम्रता से जवाब दिया। काफी समय बाद भीड़ तितर बितर हो गई। वह मंडप मास्टर के भवन पर पहुंचा। शिवम ने मुंह खोला और चिल्लाने ही वाला था कि ऊपर से औषधि बालक की आवाज आई, शिवम, ऊपर आ जाओ। मंडप मास्टर तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर शिवम ने शर्मिंदगी में अपना सिर खजाया। वह भवन के ऊपर कूद गया। उसने मंडप मास्टर को वहां बैठे देखा। उनके हाथ में एक कप काली चाय थी। मंडप मास्टर। शिवम आगे बढ़ा और थोड़ा झुककर नमस्ते किया। मंडप मास्टर ने अपनी ठुड्डी से कुर्सी की ओर इशारा किया और बोली, बैठो। शिवम जल्दी से मंडप मास्टर के सामने बैठ गया। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और माहौल थोड़ा अजीब था। कुछ देर बाद शिवम ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मंडप मास्टर, मैं दैवीय औषधि मंडप की जड़ी बूटियां उधार लेना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उन्हें लौटा दूंगा।
मंडप मास्टर ने शिवम की ओर देखा और उदासीनता से बोली, साधारण जड़ी बूटियां अब तुम पर कोई असर नहीं करेंगी। शिवम ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, हाँ मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दांतियन को बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। मंडप मास्टर धीरे से खड़ी हुई और उदासीनता से बोली, अगर तुम कम समय में अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना चाहते हो तो केवल एक ही तरीका है। शिवम, जिसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं, ने जल्दी से मंडप मास्टर की ओर देखा। मंडप मास्टर ने अपनी नाजुक उंगली बढ़ाई और दूर के गोदाम की ओर इशारा किया। वह जगह तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है, मंडप मास्टर ने उदासीनता से कहा। शिवम की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। गोदाम, तुम्हें पता होना चाहिए कि दैवीय औषधि मंडप की सारी जड़ी बूटियां उस गोदाम में थीं। वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा की घनत्व कल्पना से परे थी। शिवम उत्साह से खड़ा हुआ और कुछ उत्तेजना के साथ बोला, मंडप मास्टर, क्या तुमने जो कहा वह सच है? मंडप मास्टर ने उदासीनता से कहा, तुम्हें क्या लगता है? शिवम को एक पल के लिए नहीं पता था कि क्या कहे। वह जल्दी से झुका और सम्मानपूर्वक बोला, मंडप मास्टर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस करो, मंडप मास्टर ने शिवम की बात काट दी। उन्होंने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और उदासीनता से बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिवम ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, एक शर्त ही क्या, 10 शर्तें भी चलेगी। जल्दी से सहमत होने की जरूरत नहीं। मंडप मास्टर ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, यह शर्त आसान नहीं है। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मंडप मास्टर, तुमने मेरी इतनी मदद की है। अगर तुम चाहो कि मैं चाकुओं के पहाड़ पर चढ़ूं या आग के समुद्र में कूदूं तो भी मैं तैयार हूं। मंडप मास्टर ने और कुछ नहीं कहा। वह उदासीनता से बोली, जल्दी मत करो, अभी समय है, मैं तुम्हें सही समय पर बताऊंगी। ठीक है, शिवम ने जोर से सिर हिलाया। तभी शिवम को अचानक कुछ याद आया। वह जल्दी से 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष निकालकर मंडप मास्टर को सौंपा। मंडप मास्टर, यह एक खजाना है जो मुझे अभी मिला है। इसे 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष कहते हैं, शिवम ने कहा। मंडप मास्टर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी। उन्होंने 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष लिया और उसे ध्यान से देखा। मंडप मास्टर के हाथ में 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था, जो मंडप मास्टर के गोरे और नाजुक हाथ के साथ एक तीव्र विपरीतता बना रहा था। ये वाकई 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष है। मंडप मास्टर और भी आश्चर्यचकित थीं। इसे तुम्हें अच्छे से छिपा कर रखना होगा, मंडप मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। अगर यह बात फैल गई कि तुम्हारे पास यह है तो निश्चित रूप से मुसीबत आएगी। मंडप मास्टर के गंभीर चेहरे को देखकर शिवम ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से सिर हिलाया और बोला, अब केवल हम दोनों को ही इस 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष के बारे में पता है। इस पर शिवम ने कुछ संदेह के साथ कहा, मंडप मास्टर, क्या तुम इस 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष की उत्पत्ति जानती हो? मंडप मास्टर थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, कहा जाता है कि 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष एक दैवीय वृक्ष है जो कल्टीवेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इस वृक्ष की वृद्धि दर बहुत तेज है और इसका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। ये कहकर मंडप मास्टर ने शिवम के हाथ में 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष को देखा और आगे बोली, तुम्हारे हाथ में यह वृक्ष अभी भ्रूण रूप में है। भविष्य में इसके बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। सिर्फ भ्रूण रूप में इतना प्रभाव था। अगर यह बढ़कर आकार ले ले तो इसका प्रभाव कल्पना से परे नहीं होगा। इसे रख लो, मंडप मास्टर ने कहा। मेरी बात याद रखो, 3 शुद्ध प्राचीन वृक्ष के बारे में तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए, वरना निश्चित रूप से मुसीबत आएगी। उस समय मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया मंडप मास्टर। जब दोनों बात कर रहे थे तभी एक परिचारक अचानक दौड़ता हुआ आया। मंडप मास्टर, सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय के एल्डर महंत तुमसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं, परिचारक ने धीरे से कहा। शिवम ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, वह मुझे ढूंढने आए हैं। मंडप मास्टर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने शिवम की ओर देखा और बोली, तुम पहले जाकर आराम करो, मैं तुम्हें आज रात गोदाम ले जाऊंगी। ठीक है, शिवम ने सिर हिलाया। फिर वह चिंतित होकर बोला, मंडप मास्टर, सावधान रहना। मंडप मास्टर ने कुछ नहीं कहा। उनका शरीर हल्का सा तितली की तरह था जब वे मंडप से नीचे कूद गईं। हॉल में एल्डर महंत और सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय के कुछ शिष्य वहां चाय पी रहे थे। उनके पास कुछ औषधिकार चाय परोस रहे थे और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी मंडप मास्टर अंदर आईं। मंडप मास्टर को देखते ही एल्डर महंत लापरवाही से मुस्कुराए और खड़े होकर बोले, नमस्ते दैवीय औषधि मंडप की मंडप मास्टर। मंडप मास्टर ने सिर हिलाया और फिर एल्डर महंत के सामने बैठ गईं। वे सीधे मुद्दे पर आईं और बोली, एल्डर महंत, तुम दैवीय औषधि मंडप क्यों आए हो? एल्डर महंत थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मंडप मास्टर, मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। मैं इस बार किसी को मांगने आया हूँ। किसी को मांगने? मंडप मास्टर ने अपनी भौहें उठाईं। एल्डर महंत ने सिर हिलाया और बोले, मुझे पता है कि तुम शिवम को बहुत मानती हो, लेकिन शिवम ने हमारे सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण खजाना नष्ट कर दिया है।
मुझे इसका बदला लेना ही होगा। मंडप मास्टर ने चाय का एक घूंट लिया और कुछ नहीं बोली। एल्डर महंत ने आगे कहा, मंडप मास्टर, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शिवम के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन शिवम एक मुसीबत पैदा करने वाला है। अगर तुम उसे रखोगी तो वह देर सवेर दैवीय औषधि मंडप के लिए आपदा लाएगा। मंडप मास्टर ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उन्होंने एल्डर महंत को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एल्डर महंत ने इस सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वे बोले, मुझे पता है कि शिवम दैवीय औषधि मंडप का एक एल्डर है, लेकिन जब तुम्हें पता है कि वह दैवीय औषधि मंडप का एक एल्डर है, तो फिर तुम यहाँ उसे मांगने क्यों आए? मंडप मास्टर ने एल्डर महंत की बात काट दी। एल्डर महंत का चेहरा तुरंत कुछ उदास हो गया। तुम्हारे शब्दों से तुम उसे सौंपने का इरादा नहीं रखती, एल्डर महंत ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर मंडप मास्टर ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, दैवीय औषधि मंडप को कभी नहीं पता कि किसी को सौंपना क्या होता है। एल्डर महंत तुरंत गुस्से में आ गए। उन्होंने मेज पर जोर से प्रहार किया और खड़े हो गए। वे मंडप मास्टर को गुस्से से घूरते हुए बोले, तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर तुम शिवम को बचाओगी तो तुम न केवल मुझसे बल्कि पूरे सेंट कॉन्फ्यूशियस संप्रदाय से बैर मोल लोगी। मंडप मास्टर ने एल्डर महंत की ओर देखा और उदासीनता से बोली, ये बात अपने संप्रदाय मास्टर से कहलवाओ। तुम इसके लायक नहीं हो।